Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Kaleem and in this video we'll discuss phrasal verbs. आज की वीडियो में हम phrasal verbs को डिफाइन करेंगे, फिर हम phrasal verbs को अंडरस्टैंडिंग के हवाले से इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और फिर लास्ट पर हम phrasal verbs के साथ जो वर्ड ऑर्डर है उसको डिस्कस करेंगे। ये वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम फ्रेजल वर्ब को डिफाइन कर लेते हैं कि आया फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो याद रखें, फ्रेजल वर्ब एक ऐसी कंस्ट्रक्शन है जिसमें हम एक तो वर्ब देखते हैं और दूसरा हमारे पास इसमें आमतौर पर एडवर्ब हमें मिलता है। तो इसको जब हम इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं, अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड एन एडवर्ब। ये इसकी बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये एक कॉम्बिनेशन है एक वर्ब का और एक एडवर्ब का। फॉर एग्जाम्पल, sit down, stand up, turn down, etc. तो यहां पर आपने जो मैंने एग्जांपल्स आपके सामने रखी, sit down, stand up, turn down, तो यहां पर आप गौर करें कि sit जो है ये वर्ब है और आगे जो down है ये एक एडवर्ब है। इसी तरह से turn down में turn एक वर्ब है और down एक एडवर्ब है। तो ये इसकी इस तरह की डिफरेंट एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं फ्रेजल वर्ब्स के लिए। तो ये भी याद रखें कि फ्रेजल वर्ब्स जो यूजुअली अपने अंदर एडवर्ब्स को लेते हैं, यानी कि फ्रेजल वर्ब्स के अंदर जब हम वर्ब के साथ एडवर्ब को देखते हैं तो वो एडवर्ब जो यूजुअली इस्तेमाल में आते हैं वो भी मैं आपके सामने रख दूं। तो वो हमारे सामने ये वाले कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि कसरत के साथ इस्तेमाल में आते हैं फ्रेजल वर्ब्स के अंदर। उनमें हम अगर इनकी एक लिस्ट बनाएं तो ये वाले एडवर्ब्स वो शामिल होंगे उसमें। इसमें हम कहेंगे अबाउट, अलोंग, अराउंड, अवे, बैक, बिहाइंड, बाय, डाउन, फॉरवर्ड, इन, ऑन, ऑफ, आउट, ओवर, राउंड, थ्रू एंड अप। ये वाले वो एडवर्ब्स हैं जो कि कसरत के साथ फ्रेजल वर्ब्स के अंदर इस्तेमाल में आते हैं। और याद रखें, सम ऑफ दीज वर्ड्स आर प्रपोजिशंस, यानी कि इनमें से कुछ अल्फाज प्रपोजिशंस भी होते हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हुए जो फ्रेजल वर्ब्स हैं इनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से टाइप्स देख लेते हैं। तो उनमें तीन बड़ी बड़ी टाइप्स हैं। एक तो बहुत ही आसान किस्म के फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिनको हम इजी टू अंडरस्टैंड कहते हैं, यानी कि उनके मीनिंग्स बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आपको वर्ड का मीनिंग आता हो तो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग भी आपको आ जाएगा। तो ऐसे फ्रेजल वर्ब्स को हम इजी फ्रेजल वर्ब्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। और फिर दूसरी कैटेगरी में हम वो वाले फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं जो कि इडियोमैटिक फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, यानी कि उनकी जो सेंस है वो इडियोमैटिक सेंस होती है, यानी कि वो इडियम की तरह अपना मीनिंग कन्वे करते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास वो फ्रेजल वर्ब्स आते हैं जो कि एक वन वर्ड जो वर्ब है उसका मतलब कन्वे करते हैं, यानी कि फ्रेजल वर्ब तो एक कॉम्बिनेशन होता है वर्ब प्लस एडवर्ब का, मगर वो एक वन वर्ड जो वर्ब है उसका मतलब कन्वे कर रहा होता है। तो आए इनको हम एग्जांपल की मदद से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी देखें जो कि अंडरस्टैंडिंग के हवाले से है फ्रेजल वर्ब की, उसमें हम इजी फ्रेजल वर्ब्स को इंक्लूड करते हैं, जैसा कि कम इन, ये वर्ब है हमारे पास और ये इन जो है ये एक एडवर्ब है। और आगे देखते हैं सिट डाउन, तो ये सिट वर्ब है और डाउन ये एडवर्ब है। आगे टर्न अराउंड, ये टर्न एक वर्ब और ये एडवर्ब।
तो इन तीनों फ्रेजल वर्ब्स को आप अगर गौर करें तो ये कम का मतलब अगर आपको आता है आना, तो इसका मतलब है कम इन, अंदर आ जाना। इनका मतलब भी बड़ा आसान है। तो इस तरह से ये समझने में बड़े आसान होते हैं। ये अपना एक तरह से लफ्जी मतलब कन्वे करते हैं। तो इस तरह से इनको हम इजी फ्रेजल वर्ब्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब दूसरी कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं। तो दूसरी कैटेगरी में हम इडियोमैटिक फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। तो इडियोमैटिक फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, देखें जरा, गौर करें। जैसे कि कम ऑफ, टर्न डाउन और मेक आउट, ये इस तरह के इडियोमैटिक फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि कदरे डिफिकल्ट मीनिंग रखते हैं, यानी कि इनके जो लफ्जी मतलब है उनसे मतलब वाजे नहीं होता। जैसा कि यहां पर आप देखें कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब अगर आप लफ्जी करें तो ये डिफरेंट है। कम का मतलब आना है, ऑफ का मतलब खत्म होना, गायब होना, इस सेंस में हम लेते हैं। तो यहां पर इसका जो मतलब है, जो कि इसका इडियोमैटिक मीनिंग है, यानी कि इसका जो कंप्लीट मीनिंग है वो है सक्सीड करना, यानी कि कामयाब होना। तो लिहाजा ये इसका एक मतलब क्वाइट डिफरेंट है। तो इस वजह से ये इडियोमैटिक सेंस जो है वो कन्वे करता है। इडियोमैटिक से क्या मुराद है कि इडियम्स होते हैं वो भी, जिस तरह ये कम से कम दो अल्फाज का एक कॉम्बिनेशन है फ्रेजल वर्ब, तो इडियम्स के अंदर भी आपको कम से कम दो अल्फाज मिलते हैं या मोर देन टू अल्फाज जो है वो उसके अंदर आपको मिल सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको कहूं अ बुल इन अ चाइना शॉप, ये एक इडियम है। तो जब हम इनके भी लफ्जी मतलब पर जाएं, यानी कि इनके जो इंडिविजुअल मीनिंग्स होते हैं वो इसका जो कलेक्टिव मीनिंग होता है उससे डिफरेंट होते हैं। तो यानी कि इडियम अपनी कलेक्टिव मीनिंग जो है वो कन्वे करते हैं और वो जो उनके इंडिविजुअल मीनिंग होते हैं उनको साइड पर और उनको इग्नोर करते हुए अपना कलेक्टिव मीनिंग देते हैं। यानी कि इडियम्स जो होते हैं वो अपना कलेक्टिव मीनिंग कन्वे करते हैं बजाय के वो इंडिविजुअल मीनिंग्स को कन्वे करें। तो इसीलिए यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स भी इडियोमैटिक सेंस रखते हैं, यानी कि अपना एक कलेक्टिव मीनिंग रखते हैं और वो कन्वे करते हैं। तो इस कैटेगरी में आने वाले जो फ्रेजल वर्ब्स हैं हम उनको अंडरस्टैंडिंग के हवाले से ऐसे फ्रेजल वर्ब्स कहेंगे जो कि इडियोमैटिक सेंस कन्वे करते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखिए आगे। और टर्न डाउन, टर्न का मतलब होता है मोड़ना, डाउन नीचे मोड़ना। तो इसका लफ्जी मतलब अगर करें तो ये तो कुछ और बनेगा, मगर इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है रिफ्यूज करना, यानी कि रिजेक्ट कर देना। तो आगे बढ़े तो मेक आउट, मेक आउट, मेक का इंडिविजुअल मीनिंग बनाना, आउट का मतलब बाहर, मगर इसका जो कलेक्टिव मीनिंग है वो है सी क्लियरली, यानी कि वाजे देखना, किसी चीज को क्लियरली देखना और जज करना और अंडरस्टैंड करना। तो सी क्लियरली ये इसका कलेक्टिव मीनिंग होगा जो कि इडियोमैटिकली इसकी सेंस को कन्वे करता है। तो लिहाजा जो इडियोमैटिक फ्रेजल वर्ब्स है वो इडियम की तरह अपना एक कलेक्टिव मीनिंग जो है वो कन्वे करते हैं, रादर जो अपने इंडिविजुअल मीनिंग्स हैं उनको कन्वे करने के। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम थर्ड कैटेगरी में देखते हैं वो फ्रेजल वर्ब्स जो कि असल में ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं हैविंग सेम मीनिंग एज अ वन वर्ड वर्ब, यानी कि वन वर्ड जो वर्ब है उसके जैसा एक लफ्जी जो वर्ब है उसका मतलब वो कन्वे कर रहे होते हैं। यानी कि ये तो एक कॉम्बिनेशन है फ्रेजल वर्ब, जबकि ये मतलब जो है वो एक जो वर्ड है यानी कि वर्ब उसका मतलब दे रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें। फाइंड आउट, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। तो यहां पर आप देखें डिस्कवर करना, ये एक वन वर्ड जो वर्ब है यही मतलब दे रहा है। तो लिहाजा इससे पता चला कि ये एक वन वर्ड जो है वो उसके बराबर इसका मतलब है, डिस्कवर करना, ढूंढ लेना, फाइंड आउट करना। इसी तरह आगे देखें लीव आउट, तो यहां पर ये ओमिट है वन वर्ड वर्ब, तो ये इसके इक्वल है लीव के। अगर हम इस आउट को इग्नोर भी कर दें तो तब भी ये लीव जो है ये ओमिट के इक्वल मतलब दे रहा है। यानी कि ये फ्रेजल वर्ब जो होते हैं ये वन वर्ड वर्ब के इक्वली मतलब को कन्वे करते हैं। जैसे कि यहां पर ओमिट
खारिज करना, तो निकलना, उस सेंस के जो मीनिंग में ये इसका मतलब आ रहा है। आगे एक और एग्जांपल देखें, थ्रो अवे। यहाँ पर ये वन वर्ड जो वर्ब है वो डिस्कार्ड है, तो ये मतलब है इसके इक्वल थ्रो के। अगर थ्रो करें आप तो मतलब ये है कि आप फेंक देते हैं, तो थ्रो अवे टोटल मतलब जो है वो इसका मतलब है डिस्कार्ड करना, फेंक देना, रद्दी कर देना। तो इस तरह से ये वो तीसरी कैटेगरी है जिसमें हम फ्रेजल वर्ब्स को रखते हैं, जो कि ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो एक जैसा मतलब रखते हैं, खुसूसन एक ऐसे वन वर्ड वर्ब की तरह का जो कि उसके बिल्कुल इक्वल मीनिंग को कन्वे करता है। तो अब हम वर्ड ऑर्डर विद फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि फ्रेजल वर्ब्स के साथ सेंटेंस के अंदर वर्ड ऑर्डर किस तरह का हो सकता है। तो इस हवाले से भी 3 पॉइंट्स आपको याद रखना होंगे कि पहला पॉइंट ये है कि फ्रेजल वर्ब का ऑर्डर जो है वो एक ऑब्जेक्ट के हवाले से बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है, यानी कि अगर फ्रेजल वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट आए तो उस ऑब्जेक्ट की वजह से जो फ्रेजल वर्ब है उसके ऑर्डर में तब्दीली आती है। यानी कि हम अगर तो एक मुनासिब छोटा एक ऑब्जेक्ट देखें जो कि फ्रेजल वर्ब के बाद में इस्तेमाल में आ रहा है, तो तब जो ऑब्जेक्ट है वो या तो उस फ्रेजल वर्ब के एडवर्ब से पहले आ सकता है या फिर उसको हम बाद में भी लेके जा सकते हैं। तो ये एक जनरल रूल है। तो दूसरा रूल इस हवाले से यह है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो लॉन्ग हो तो फिर ये रूल है कि ऑब्जेक्ट अगर लॉन्ग हो तो वो फिर हमेशा ही जो फ्रेजल वर्ब का एडवर्ब है वो उसके बाद में आएगा। तो इस सिचुएशन में जो फ्रेजल वर्ब है वो कंप्लीट पहले इस्तेमाल में होगा, फिर बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अब तीसरी एक और कैटेगरी है वर्ड ऑर्डर के हवाले से, जब हम फ्रेजल वर्ब को देखते हैं तो अगर फ्रेजल वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो अगर प्रोनाउन हो, जैसे कि इट हो सकता है, देम हो सकता है, तो फिर उस सिचुएशन में हम वो जो प्रोनाउन है उसको हमेशा ही जो एडवर्ब ऑफ द फ्रेजल वर्ब है उसके शुरू में रखते हैं। तो आए अब हम इन तीनों कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो फर्स्ट कैटेगरी में देखें, व्हेन अ फ्रेजल वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जब फ्रेजल वर्ब एक ऑब्जेक्ट रखता है, द ऑब्जेक्ट कैन गो ईदर बिफोर और आफ्टर द एडवर्ब। यानी कि यहां पर आप देखें, ये मैंने ऑर्डर एक दिया है वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब का इस सेंटेंस के हवाले से। तो इस सेंटेंस को देखें एग्जांपल में, he took his hat off। तो यहां पर आप देखिए कि ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि ये मुकम्मल है his hat, और आगे ये जो एडवर्ब है ये ऑफ है। तो ये ऑफ और ये टुक, ये इन दोनों के दरमियान में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। तो लिहाजा एक तो पहला पॉइंट ये है कि हम ऑब्जेक्ट को जो कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसको जो फ्रेजल वर्ब है उसके एडवर्ब से पहले प्लेस कर सकते हैं। दूसरा रूल इसी पॉइंट के हवाले से वो ये है कि हम इसी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम जो एडवर्ब ऑफ द फ्रेजल वर्ब है उसके बाद में भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह हम ये दोनों तरह से इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। मसलन अब दूसरी एग्जांपल देखें, he took off his hat। अब गौर करें कि ये took off मैंने इकट्ठा लिख दिया और ये जो एडवर्ब था इसके बाद में मैं इस ऑब्जेक्ट को ले गया his hat को। तो लिहाजा यहां से पता चला कि हम एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को जो एडवर्ब ऑफ द फ्रेजल वर्ब है उसके या तो शुरू में लेकर आ सकते हैं या फिर उसके बाद में भी हम लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट रूल है। अब सेकंड रूल अब आप याद रखें कि जब लॉन्ग ऑब्जेक्ट होगा तो उस वक्त जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा ही एडवर्ब के बाद में जाएगा। तो इसको देखें, इसकी एग्जांपल देखें, Why don't you try on that dress in the box। तो यहां पर अब आप गौर करें कि ये try on एक
फ्रेजल वर्ब है और इसके बाद में हमने ये एक लॉन्ग ऑब्जेक्ट जो है रखा, यानी कि ये एक लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, दैट ड्रेस इन द बॉक्स। तो ये लॉन्ग ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, तो इसको हमने इस फ्रेजल वर्ब के बाद में प्लेस किया। तो ये सेकंड रूल है जो कि आपने याद रखना है कि लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स विल गो आफ्टर द एडवर्ब ऑफ अ फ्रेजल वर्ब। तो आगे बढ़ते हुए अब हम जो थर्ड कैटेगरी है वर्ड ऑर्डर के हवाले से, तो उसमें देखते हैं अ प्रोनाउन, फॉर एग्जांपल इट और देम। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखे हुए हैं, प्रोनाउंस इसके अलावा भी हैं, तो उन सब पर ये रूल अप्लाई होगा। गोज बिफोर द एडवर्ब, तो ये जो प्रोनाउंस है ये हमेशा ही जो एडवर्ब ऑफ द फ्रेजल वर्ब है उसके शुरू में आएंगे। मसलन एग्जाम्पल देखें, आई फेल्ट हॉट इन माई कोट, मुझे अपने कोट में गर्मी लगी, सो आई टुक इट ऑफ। तो यहां पर इट जो है मैंने कोट के लिए एक प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया, तो ये देखें अब ये टुक और ऑफ के दरमियान में आ गया, तो लिहाजा ये एडवर्ब से एक्चुअली पहले आ रहा है, यानी कि यहां पर इट जो प्रोनाउन है वो एडवर्ब ऑफ के शुरू में आ रहा है। दूसरी एग्जांपल देखें, देयर हैव बीन मैनी अटैक्स, काफी सारे हमले हो चुके हैं, द पुलिस नो हु कैरीड देम आउट। तो यहां पर जो फ्रेजल वर्ब है वो है कैरीड आउट। अब यहां गौर करें कि ये जो देम है ये एक प्रोनाउन है और ये भी इस एडवर्ब आउट से पहले आ रहा है। तो ये वो थर्ड रूल है जहां पर मैंने आपको ये बताया कि अगर प्रोनाउंस आ जाएं तो वो प्रोनाउंस जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर फ्रेजल वर्ब के साथ इस्तेमाल में हो, तो फिर हम उन प्रोनाउंस को एडवर्ब ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये वो चंद जनरल बातें हैं अबाउट फ्रेजल वर्ब्स। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी डेफिनेशन, इसकी जो डिफरेंट सेंसेस हैं खुसूसन अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, और फिर इसका जो वर्ड ऑर्डर है उसको याद रखेंगे और इसका बेहतर इस्तेमाल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।